चलिए लिखिएगा, कुछ फुल फॉर्म हमारी बाकी थी। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो हमने क्या लिखी थी, एक तो लिखी थी अनकमिटमेंट प्लूरोपोइटिक हीमोपोइटिक स्टीम सेल, यही थी। चलिए लिखेगा, इसकी फुल फॉर्म हो गई, अगर हम बात करें तो अनकमिटमेंट या अनकमिट प्लूरोपोइटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, अब कमिटमेंट प्लूरोपोइटिक हीमोपोइटिक स्टीम सेल्स, यानी कि यहां पर कमिटमेंट भी बोल सकते हैं, कमिट भी बोल सकते हैं, कमिटमेंट प्लूरिपोइटेंट। अगर हम बात करें तो क्या, हीमोपोइटिक स्टीम सेल। दोनों की फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, यू से रहेगा अनकमिट और सी से रहेगा कमिट। ठीक है, प्लूरोपोइटेंट हीमोपोइटिक स्टीम सेल्स, ये दो अगर हम बात करें तो चीजें थी हमारे इसके अंदर, दोनों की फुल फॉर्म हमने यहां पर लिख ली है। क्लियर है? चलिएगा, अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में। लिखा सभी ने सभी यहां तक? अब हमारा हेडिंग जो था वो क्या था, फैक्टर नेसेसरी फॉर द एरिथ्रोपोइसिस। ध्यान दीजिएगा, ये चीजें रटने की नहीं है, समझने की है। मैंने जब हीमोग्लोबिन को तोड़ा था तो मैंने कहा था वहां से एक आयरन निकला था, एक प्रोटीन निकला था। फिर मैंने कहा था कि आरबीसी के बनने के लिए इरिथ्रोपोइटिन जरूरी है। तो एक फैक्टर तो कौन हो गया, इरिथ्रोपोइटिन। दूसरा फैक्टर कौन हो गया, तीसरा फैक्टर कौन हो गया, और कल दो फैक्टर बता दिए आपको कौन कौन से, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। तो आपसे पूछा जाए मैचुरेशन फैक्टर ऑफ द आरबीसी, तो आपको बोलना पड़ेगा इरिथ्रोपोइटिन, आयरन, प्रोटीन, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। ठीक है, एक और फैक्टर जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो यहां पर अगर लिखा सभी नहीं यहां तक, चलिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट ई, CFU, CFUE था, कॉलोनी फॉर्मिंग, CF था, सॉरी यहां P लिखा था कि क्या लिखा था, F था ना, CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई का मतलब क्या था, इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट। क्लियर है यहां तक सभी के माइंड के अंदर? चलिएगा, बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये तो हो गई बात इसके बारे में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा जरूरी है, फैक्टर नेसेसरी फॉर इरिथ्रोपोइसिस, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकली रिलायबल है। इसमें से क्वेश्चन जो आपका आएगा, मैंने फिर कह दिया है, वो आएगा रेटिकुलोसाइट से आरबीसी बनने की जो दो फेज है लास्ट वाले, उसी को अंडरलाइन कर लेना, उसी को याद करना, बाकी को याद ना करो तब भी काम चल जाएगा। इस पूरे ग्राफ में से रेटिकुलोसाइट से आरबीसी बनी, रेटिकुलोसाइट का लाइफ स्पान क्या है, उनका परसेंटेज क्या है, एडल्ट में न्यूबॉर्न में कितना परसेंटेज है, रेटिकुलोसाइट्स को मैच्योर आरबीसी में किन किन ने बदला, उनका नाम क्या है, अगर उनकी कमी हो जाए तो क्या होगा। बस यही क्वेश्चन इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिएगा, फैक्टर नेसेसरी फॉर द इरिथ्रोपोइसिस। तो अगर हम बात करें तो देखिएगा यहां पर, अगर हम बात करें तो फैक्टर नेसेसरी, अगर हम बात करें तो फॉर द, अगर हम देखें क्या, इरिथ्रोपोइसिस, तो फैक्टर नेसेसरी फॉर द इरिथ्रोपोइसिस, इसको समझिएगा जरा, आप ही बता दीजिए कौन कौन से फैक्टर हैं, एक एक करके डिस्कस किए थे हमने। सबसे पहले कौन सा था फैक्टर, सॉरी इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर कौन सा था, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। अगर हम बात करें तो सेकंड, हमने आरबीसी को तोड़ा तो क्या निकला था, प्रोटीन। क्या निकला था, प्रोटीन, जो किस में स्टोर हुई थी, लीवर में। एक क्या निकला था, आयरन, ये भी किस में स्टोर हुआ था, लीवर में। अब दोबारा जब हम आरबीसी बनाएंगे तो प्रोटीन को भी यूज करेंगे, आयरन को भी यूज करेंगे, हार्मोन तो आएगा ही आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर हमने बात की अभी अभी किसके बारे में,
विटामिन B9 के बारे में। और किसके बारे में बात की? अगर हम बात करें तो विटामिन B12 के बारे में बात की। इनके केमिकल नेम क्या है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक फैक्टर होते हैं, वो क्या होता है? अगर हम बात करें तो क्या? इंट्रिंसिक फैक्टर। देखो अगर मैं इनको बात करूं तो इन दोनों फैक्टर को मैं कह सकता हूं कौन से फैक्टर? इनको मैं कह सकता हूं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर क्यों कहा गया, जरा उसको समझ लीजिए पहले वर्ड को। एक्सट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B9 में हम लेते हैं किससे? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। अगर हम बात करें तो विटामिन B12 का मेजर सोर्स होता है मीट और क्या? डेयरी प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हमने इनको बाहर से लिया, बाहर से लिया तो क्या आएगा? एक्सट्रिंसिक। तो इसका मतलब विटामिन B9 एंड विटामिन B12 इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। जबकि जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वह किसके लिए? क्या है कि बॉडी अगर खुद बनाए तो इंट्रिंसिक और बाहर से ले तो एक्सट्रिंसिक। तो ये क्या है? ये तो बाहर वाले फैक्टर है, तो क्या हो गए? एक्सट्रिंसिक फैक्टर। और एक फैक्टर कौन सा होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है उसको समझिएगा। अगर हम बात करें तो देखिएगा यहां पर, अगर हम बात करें तो ये यहां पर अगर हम देखें तो ये स्टोमक हो गया, और अगर हम बात करें तो यहां पर ये पर्सन है कोई, ठीक है। अब अगर हम ये बात करें तो ये स्टोमक होता है, इस स्टोमक के अंदर सेल्स पाई जाती है। उन सेल्स को हम कहते हैं कौन सी सेल? अगर हम बात करें तो कौन सी सेल्स कहते हैं? पेराइटल सेल्स। कौन सी सेल्स कहते हैं? पेराइटल सेल्स। ध्यान दीजिएगा, स्टोमक के अंदर पेराइटल सेल्स पाई जाती है, और ये पेराइटल सेल्स जो होती है, ये पेराइटल सेल एक फैक्टर रिलीज करती है, जिस फैक्टर को हम कहते हैं कौन सा फैक्टर? इंट्रिंसिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर कहते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेराइटल सेल जो होती है, ये पेराइटल सेल क्या प्रोड्यूस करती है? इंट्रिंसिक फैक्टर। समझ गए बात को? अब आप क्या करेंगे, और स्पेशली आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से एक्सट्रिंसिक फैक्टर मेन कौन सा है? विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12। मेन एक्सट्रिंसिक फैक्टर किसको माना जाएगा? विटामिन बी। अगर ऑप्शन में विटामिन B12 नहीं मिलेगा तो क्या आएगा? विटामिन B9 आ सकता है। बाकी एक्सट्रिंसिक फैक्टर एग्जैक्ट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? विटामिन B12 के लिए। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज हुआ, आपने क्या खाया? आपने खाया, जैसे कि किसी पर्सन ने क्या खाया? मीट खाया, या फिर किसी पर्सन ने क्या खाया? डेयरी प्रोडक्ट लिया, ठीक है। ये यहां से यहां आया, यहां से यहां आने के बाद में इधर आ गया। यहां पर इसमें क्या हुआ? HCl मिक्स हुआ। मिक्स होने के बाद में अगर हम बात करें तो ये कौन सा पार्ट होता है? ये यहां से क्या आ गई? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका क्या है? डुडेनम। इसको मान लेता हूं मैं जेजुनम। और ये इसको मान लिया मैंने कौन सा पार्ट मान लेता हूं? इसको मान लेता हूं मैं कौन सा पार्ट? इलियम पार्ट। कौन सा पार्ट मान लेता हूं? इलियम, यानी कि लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? इलियम पार्ट। अब आपने जो ये खाया है विटामिन B12 लिया डाइट में, डाइट में क्या लिया? ये इस विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 है तो डाइट है, तो अब आपने ले लिया, तो इसका मतलब वो विटामिन B12 कहां पर है? GIT में। अब एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं जरा उसको समझ लीजिएगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है, ये तो हो गई आपकी GIT की मेम्ब्रेन, मतलब इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन, अब आपने जो खाया है विटामिन B12 ये कहां पर है? ये यहां पर है। किसके अंदर? इंटेस्टाइन के अंदर। और ये इधर की तरफ क्या है? यहां से ये इधर की तरफ क्या है? ब्लड वेसल्स। तो इस विटामिन B12 का इस ब्लड के अंदर जाना, इसी को आप क्या कहते हो? एब्जॉर्प्शन कहते हो। क्या कहते हो? एब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन जो होता है, ये विटामिन B12 अपने आप इधर एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? इंट्रिंसिक फैक्टर की। यानी कि मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज तो कहां से होता है? पेराइटल सेल। लेकिन ये पेराइटल सेल के द्वारा रिलीज होने वाला इंट्रिंसिक फैक्टर इस विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। किसका? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है किस पार्ट के अंदर? इलियम पार्ट के अंदर। किस पार्ट के अंदर? इलियम पार्ट के अंदर। तो याद रखिएगा मैंने क्या किया है? विटामिन B12 एब्जॉर्ब इन द इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ गई यहां तक बात? तो उसी को हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर। जरा इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में मैं क्या लिखूंगा?
सबसे पहले किस ऑर्गन के द्वारा रिलीज होता है? स्टोमक। किस सेल के द्वारा रिलीज होता है? पैराइटल सेल। फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ, कहां पर? कहां पर? इलियम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर याद भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, इस चीज को भी याद रख लीजिए। कहां पर? इलियम के अंदर। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं होगा, कहां होगा? इलियम में। तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है उसके बारे में अगर मैं लिखना चाहूं तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या लिखा, रिलीज द वर्ड पकड़िएगा, रिलीज द पेराइटल सेल ऑफ स्टोमक, पेराइटल सेल ऑफ द स्टोमक, एंड ये क्या करवाता है? एब्जॉर्प्शन। क्या करवाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12, एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन बी12 कहां पर? इन इलियम। कहां पर? इलियम। इलियम में भी पूछ ले कौन सी इलियम में? अरे इलियम में भी पूछ ले तो कौन सी इलियम में? इलियम में भी अलग अलग होते हैं, जो खत्म होने वाली इलियम है वहां टर्मिनल इलियम पर, टर्मिनल इलियम, जो इलियम खत्म होने वाली है उस जगह पर सबसे ज्यादा होता है। मेनली कहां पर होता है? टर्मिनल इलियम पर होता है। वो इतना डिटेल नहीं बात करेगा। तो टर्मिनल इलियम मतलब वो इलियम स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद जो खत्म होने वाली है उस पार्ट पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन बी12 का। किसके ऊपर? इलियम के ऊपर। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ये चीज इतनी आसान नहीं है, इस चीज को समझ लीजिएगा। अब देखिएगा, अब ये विटामिन बी12 की डिफिशियंसी जो होती है, क्या होती है? अगर हम बात करें दूसरी बात, विटामिन अगर हम बात करें तो बी12 डिफिशियंसी लीड द, बोलिएगा, लीड द विच एनीमिया? पर्नीशियस एनीमिया। क्या? पर्नीशियस एनीमिया। जरा ध्यान दीजिएगा सभी। अब मैं मेन पॉइंट पर आ गया, जो वहां पर अगर हम बात करें, अब देखिएगा यहां पर मैं क्या कहना चाहता था उसको एक बार दोबारा समझिएगा। अगर मैं इसको यूं कहूं कि अगर मान लीजिए कि अब देखो विटामिन बी12 की डिफिशियंसी कब कब हो सकती है? हाँ, विटामिन बी12 की डिफिशियंसी कब कब हो सकती है? तो आप कहेंगे सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर आप डाइट में विटामिन बी12 नहीं लेंगे तब भी विटामिन बी12 की क्या हो जाएगी? डिफिशियंसी। दूसरा, विटामिन बी12 की डिफिशियंसी कब हो सकती है? जब इस स्टोमक के अंदर क्या बन जाए? अल्सर। क्या बन जाए? और अल्सर बनते ही वहां की पेराइटल सेल्स के द्वारा कौन सा फैक्टर कम रिलीज होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी कि क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर लीड द पर्निशियस एनीमिया। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस या क्रॉनिक पैप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर लीड द पर्निशियस एनीमिया। समझ में आई बात? क्योंकि जब यहां पर अल्सर बन जाएंगे, कौन से अल्सर बनेंगे? अगर हम बात करें तो देखिएगा अल्सर बन गए, चलो क्रोनिक अल्सर, स्पेशली एक्यूट में ऐसी प्रॉब्लम कम आती है। या तो क्रोनिक अल्सर बन जाए कहां पर? स्टोमक के अंदर, या फिर क्या हो जाए? या फिर हो जाए क्या? गैस्ट्राइटिस। कैसा वाला? क्रोनिक वाला। गैस्ट्राइटिस तो एक्यूट भी होता है, अभी मैंने कुछ ज्यादा खा लिया, कुछ उल्टा पुल्टा गैस्ट्राइटिस हो गया शाम को, तो उसमें नहीं होगा। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में, किसमें? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में। और अल्सर में, कहां के अल्सर? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाए, या फिर अगर हम बात करें तो क्रोनिक जो होते हैं वो गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए, तो उस कंडीशंस में भी क्या होगा? पेराइटल सेल्स के द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर कम बनेगा, तो यहां से विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो क्या लीड होगा? पर्निशियस एनीमिया। क्या लीड होगा? पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पर्निशियस एनीमिया और कब हो सकता है? जरा ध्यान दीजिएगा। पर्निशियस एनीमिया और कब हो सकता है? मान लीजिए इस स्टोमक के अंदर क्या बन गया? कैंसर। क्या बन गया? कैंसर। डॉक्टर ने कहा कि इस पार्ट के अंदर कैंसर है, आपके इस पार्ट को, यानी कि जिस पेशेंट को यह कैंसर था उससे कहा कि तुम्हारे इस पार्ट को यहां से हम काटेंगे। क्या कर देंगे? काट कर रिमूव कर देंगे, क्योंकि कैंसर में तो यही इलाज है। तो उस कंडीशंस में होगा क्या? उस कंडीशंस में ये स्टोमक कम रह जाएगा। ये स्टोमक क्या रह जाएगा? इतना सा रह गया। फिर इसके बाद ये यहां से क्या जोड़ दी? इलियम जोड़ दी। अब स्टोमक की साइज क्या हो गई? कम। तो जब उसको काटा होगा तो वहां से पेराइटल सेल भी तो रिमूव हुई होगी। जब पेराइटल सेल्स रिमूव हुई होगी तो पेराइटल सेल के रिमूव होते अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्या बनेगा? कम। इंट्रिंसिक फैक्टर कम बनेगा तो सिंपल सी बात है, विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? कम। तो किसकी डिफिशियंसी होगी?
विटामिन B12, और विटामिन B12 की डिफिशियंसी होते ही क्या होगा? पर्नीशियस एनीमिया। क्या होगा? पर्नीशियस एनीमिया, यानी कि गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी मतलब अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीट रिमूव कर दिया जाए, या फिर सब टोटल एंड टोटल। इसको हम कह रहे हैं, ये तो कौन सी कुछ पार्ट रख देंगे तो ये क्या है? ये क्या है? सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। सब टोटल क्या है? गैस्ट्रेक्टोमी। सब टोटल मतलब कुछ को रख देते हैं और कुछ को निकाल देते हैं, वो जीआईटी में पढ़ेंगे सर्जरी। तो इसका मतलब इसमें भी हो सकता है, अभी आप नाम याद ना करें तो ठीक रहेगा, ठीक है। मैंने कहा स्टोमक के कुछ पार्ट को रिमूव कर देंगे, बस इतना तो याद रह जाएगा ना। तो इसका मतलब सब टोटल जब गैस्ट्रेक्टोमी कर देंगे तब भी ऐसा हो सकता है। इसमें अल्सर बन जाए तब भी ऐसा हो सकता है, क्रोनिक अल्सर। इसमें क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाए तब भी ऐसा हो सकता है। तीसरा कारण कि मान लीजिए कि इस इलियम पार्ट होता है, इस इलियम पार्ट के अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो गया, इस इलियम में कैंसर हो गया, इस इलियम में अल्सर हो गया। समझ रहे ना बात को? इलियम में क्या हो गया? अल्सर हो गया, इलियम में इन्फ्लामेशन हो गया सीवियर। तो उस कंडीशंस के अंदर ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या इस इलियम पर ठीक से काम कर पाएगा? अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर ने इलियम में कैंसर होने के बाद इलियम के 30% पार्ट को रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने वाला सरफेस एरिया क्या हो गया? क्या हो गया? कम हो गया। जब विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने वाला सरफेस एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया, तो इसका मतलब विटामिन B12 डाइट में लेंगे लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा। जब एब्जॉर्प्शन कम होगा तो कौन सा एनीमिया होगा? पर्नीशियस एनीमिया होगा। क्या होगा? Pernicious anemia due to the dietary deficiency, pernicious anemia due to the chronic gastritis, pernicious anemia due to the chronic gastric ulcer, pernicious anemia due to the ileectomy। क्या? रिमूवल ऑफ द इलियम, इलिएक्टोमी, या फिर इलियम का क्रोनिक इन्फेक्शंस भी क्या कोच कर सकता है? क्या कोच कर सकता है? पर्नीशियस एनीमिया कोच कर सकता है। क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है। अब इतने से काम नहीं चलेगा कि पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है, ये तो आप यहाँ आए थे तो उससे पहले भी पता था। समझ रहे ना बात को? उसको सोचना पड़ेगा, उसका दायरा क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी सी थिंकिंग क्रिटिकल करनी पड़ेगी, तो हम उस क्वेश्चंस का आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। इसका मतलब मैंने कहा कि जब भी, जरूरी नहीं कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी विटामिन मैं तो विटामिन B12 खाया जा रहा हूँ, मीट खाया जा रहा हूँ, डेयरी प्रोडक्ट खाया जा रहा हूँ, तब भी मेरे अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है अगर मुझे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है। ये कोई जरूरी नहीं है कि डाइट में आप फुल विटामिन B12 लें तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं होगी। हो सकती है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में, क्रोनिक अल्सर में, या फिर इलियम में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर ही तो उसको क्या करवाएगा। तो इसका मतलब 3 जगह है, 1 2 3, 3 कारणों की वजह से, या तो डाइटरी, या फिर स्टोमक की प्रॉब्लम, या फिर इलियम की प्रॉब्लम। इन 3 कारणों की वजह से विटामिन B12 की क्या होती है? डिफिशियंसी होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया। अब आया इंट्रिंसिक फैक्टर समझ में। तो विटामिन B12 कैसा फैक्टर हो गया? एक्सट्रिंसिक। क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक। उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए हमारी बॉडी कौन सा फैक्टर रिलीज करती है? इंट्रिंसिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर रिलीज करती है? इंट्रिंसिक फैक्टर। बात समझ में आई यहाँ तक? तो ये तो हो गए टोटल कितने फैक्टर? 6 फैक्टर। तो ये टोटल 6 फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, अगर हमारे बात करें तो इरिथ्रोपोइटिन। अब नई आरबीसी वापस बनाने के लिए किडनी क्या रिलीज करेगी? इरिथ्रोपोइटिन। फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या चाहिए? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या चाहिए? आयरन और प्रोटीन। फिर उसको आरबीसी को मैच्योर करने के लिए क्या चाहिए? विटामिन B9। इस विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराने के लिए क्या चाहिए? इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए क्या चाहिए? ये इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से रिलीज होगा? पैराइटल सेल ऑफ द स्टोमक। कहाँ जाकर एब्जॉर्प्शन करवाएगा इसका? कहाँ जाकर करवाएगा? इलियम में। कहाँ जाकर करवाएगा? इलियम। आगे बात यहाँ तक समझ में क्लियर? तो इसका मतलब अब देखिएगा आगे अगर हम बात करें तो आगे इस टॉपिक को बढ़ाऊंगा, वहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो अब हमारा जो टॉपिक है इसी के हिसाब से मैं आरबीसी की साइज और आरबीसी के कलर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने ये एक यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक कलर के बारे में बात कर लेता हूँ। किसके बारे में? कलर के बारे में। अगर हम कलर के बारे में बात करें आरबीसी के, किसके बारे में? कलर। चल बात किसकी रही है? आरबीसी की। किसकी? आरबीसी की। भूल मत जाइएगा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आरबीसी कलर। टोटल 6 फैक्टर आपके सामने लिखे हुए हैं। कितने फैक्टर? 6 फैक्टर आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं
कि बताइए उन 2 फैक्टर के नाम बताइए जिनके ऊपर आरबीसी का कलर मेनली डिपेंड करता है। 6 में से 2 फैक्टर के नाम बताइए जिनके ऊपर कलर डिपेंड करता है। आयरन और प्रोटीन। वेरी गुड। तो इसका मतलब आरबीसी कलर जो होता है मेनली डिपेंड करता है किसके ऊपर? एक तो करता है किसके ऊपर? आयरन के ऊपर। और किसके ऊपर करता है? प्रोटीन के ऊपर करता है। मतलब यहां पर कलर डिपेंड करेगा किस किस के ऊपर? आयरन और प्रोटीन के ऊपर। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं आयरन की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, तो बताइए आप क्या कहेंगे? आरबीसी कैसी होगी? कैसी होगी? हाइपोक्रोमिक होगी। कैसी होगी? जिस जिस आरबीसी में कलर कम होता है उस आरबीसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाइपोक्रोमिक आरबीसी। क्या कहते हैं? हाइपोक्रोमिक आरबीसी। यानी कि आयरन और प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से कैसा होगा? हाइपोक्रोमिक आरबीसी होगी। कैसी होगी? हाइपोक्रोमिक। वर्ड इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें तो तीसरी आरबीसी की साइज के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो जो आरबीसी की साइज होती है वो आरबीसी की साइज मेनली किन किन के ऊपर डिपेंड करती है। मैं पूछता हूं जाता हूं आपसे उन 3 फैक्टर के नाम बताइए जिनके ऊपर आरबीसी की साइज मेनली डिपेंड करती है। 3 फैक्टर के नाम बताइए। तो आपने कहा अगर हम बात करें तो विटामिन B9, कल मैंने बताया था ना, विटामिन B12। और इसके अलावा इसको एब्जॉर्ब कौन कराएगा? इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या करवाएगा? इंट्रिंसिक फैक्टर। इनके ऊपर मेनली क्या करती है? साइज डिपेंड करती है। साइज किसके ऊपर डिपेंड करती है? मेनली आरबीसी की। विटामिन B9, विटामिन B12 एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। किसके ऊपर? इंट्रिंसिक फैक्टर के ऊपर। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूं कि मैंने कहा एक पर्सन के अंदर विटामिन B9 की डिफिशियंसी है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी है। बताइए उस क्लाइंट के अंदर आरबीसी की साइज क्या होगी? बड़ी या छोटी? क्या होगी? बड़ी होगी। यानी कि इन फैक्टर की डिफिशियंसी होने पर आरबीसी कैसी होती है? कैसी होती है? मैक्रोसाइटिक आरबीसी। कैसी आरबीसी बनेगी? अगर आयरन और प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी तो कैसी आरबीसी बनेगी? हाइपोक्रोमिक। भूलना नहीं है, वही तो बताना चाहता हूं मैं। इनको नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं। ये चीज याद रखिएगा। अगर आयरन और प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी तो कैसी आरबीसी बनेगी? हाइपोक्रोमिक। अगर विटामिन B9, विटामिन B12 या इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी होगी तो कैसी आरबीसी बनेगी? मैक्रोसाइटिक आरबीसी। कल उस ग्राफ पर ध्यान दीजिएगा, जब विटामिन B9 एंड विटामिन B12 की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो रेटिकुलोसाइट आरबीसी में, और रेटिकुलोसाइट की साइज कितनी होती है? 8 माइक्रोन। 8 माइक्रोन की आरबीसी को क्या कहते हो? मैक्रोसाइटिक आरबीसी। यहां तक समझ में आई बात सभी के? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो ये मेरी साइज है बॉडी की जो ये साइज है, इस साइज में बोन के साथ साथ अगर आप देखें तो मसल्स का भी रोल है। मसल्स का रोल है कि नहीं है? उसी तरह आरबीसी की साइज को बनाने में लिए मेनली 3 तो फैक्टर हैं मेन। ये क्या है? 3 मैन फैक्टर। बट यहां पर मैंने लिखा है लेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले। लेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कौन? आयरन एंड प्रोटीन। आयरन एंड प्रोटीन। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं ये आरबीसी है, इसमें मैं टूस के आयरन प्रोटीन भरता जाऊं तो इसकी साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी ना। तो सिंपल सी बात है, मेन तो इनके ऊपर डिपेंड की साइज, लेकिन कुछ अमाउंट में किसके ऊपर भी डिपेंड है? आयरन और प्रोटीन के ऊपर भी डिपेंड है। लेकिन शब्द को समझिएगा, उल्टा है कनेक्शन यहां पर, उसको समझिएगा। मैं कह रहा हूं एक पर्सन के अंदर आयरन की कमी होगी तो कैसी आरबीसी होगी? माइक्रोसाइटिक। इसमें दिमाग क्या लगाना है? आयरन की कमी होगी तो आयरन कम तो साइज क्या हो जाएगी? तो कैसी आरबीसी होगी? माइक्रोसाइटिक। मैं कहूं प्रोटीन की कमी हो गई तो कैसी आरबीसी होगी? माइक्रोसाइटिक होगी। अरे मैक्रोसाइटिक क्यों होगी? मैंने ये थोड़ी कहा है कि प्रोटीन जो होता है वो रेटिकुलोसाइट को आरबीसी में बदलता है। मैंने ये कहा था क्या? नहीं कहा ना। तो मैं कह रहा हूं आयरन और प्रोटीन। अगर मेरी बॉडी में से यहां से प्रोटीन हटा दें आप
तो मेरी बॉडी की साइज क्या हो जाएगी, कम होगी कि नहीं होगी। सिंपल सी बात तो यही पूछ रहा हूं ना मैं कि प्रोटीन की डिफिशियंसी होने पर आरबीसी की साइज क्या हो जाएगी, और प्रोटीन ज्यादा होने पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को। तो फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूं। अगर हम बात करें तो अगर आयरन और प्रोटीन की, आयरन और प्रोटीन की, ठीक है, अगर आयरन और प्रोटीन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो मैं बात किसकी कर रहा हूं, साइज की। किसकी बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो आरबीसी होगी वो कैसी होगी, माइक्रोसाइटिक। बड़े आराम से ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं, एक नोट डाल के यहां भी लिख ही देता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि विटामिन B9, विटामिन B12, अगर इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर की अगर डिफिशियंसी होती है तो बताइए आरबीसी कैसी होगी, मैक्रोसाइटिक आरबीसी। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इस पॉइंट में कंफ्यूजन है तो मैं पहले बता देता हूं, एनीमिया समझ में नहीं आएगा। और जब एनीमिया का क्वेश्चन आएगा सिंपल, तो आप उसको गलत करके आएंगे या फिर छोड़ के आएंगे, मैं पहले बता देता हूं। तो मैंने क्या कहा, आयरन और प्रोटीन की डिफिशियंसी होने पर आरबीसी जो होती है उसकी साइज क्या होगी, कम। जबकि विटामिन B9, विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी पर होने पर उल्टा होगा, साइज क्या होगी, ज्यादा। और जिसको ये पॉइंट समझ में नहीं आया हो वो कल की प्रोसेस देख लो, विटामिन B9 एंड विटामिन B12 की डिफिशियंसी करके देख लो, मैक्रोसाइटिक आरबीसी देखने को मिलेगी 8 माइक्रोन की रेटिकुलोसाइट। तो यहां तक हमने बात करी, ठीक है, क्लियर है ये तो पॉइंट सभी के माइंड के अंदर। हाँ, वो अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी जो है उसके बारे में हम बात करेंगे कि मैं मेनली यहाँ पर एक एक चीज बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आपको आयरन और प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी तो साइज क्या होगी, कम, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आपने कहा कि आयरन और प्रोटीन मेनली क्या देते हैं, कलर। तो हाँ, आप ये कहेंगे यहाँ पर अगर आयरन और प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी तो सिंपल सी बात है, अगर इनकी कमी हो जाएगी तो कलर क्या हो जाएगा, कम। और कम कलर की आरबीसी को क्या कहते हो, हाइपोक्रोमिक आरबीसी, ठीक है। तो ये यहां पर ये हो गया, डिफिशियंसी ले लीजिए। और ज्यादा कलर की आरबीसी, ज्यादा कलर की आरबीसी नहीं होती है, यानी कि आयरन और प्रोटीन बढ़ेंगे तब भी हाइपरक्रोमिक वर्ड नहीं आएगा। अब उसके बाद इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे देखिएगा किस तरीके से ये चलेगा। अब मैं आता हूं किसके ऊपर, एनीमिया के ऊपर। किसके ऊपर आऊंगा, एनीमिया के ऊपर। तो जरा देखिएगा, चलो पेज ही चेंज कर लेते हैं, ये यहां तक हमने बात की। अब सेपरेट टॉपिक चला जाएगा हमारा क्या, एनीमिया। अगर हम यहां पर एनीमिया जो होता है उस एनीमिया के बारे में बात करें तो जरा देखिएगा, एनीमिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एनीमिया, डेफिनेशन ऑफ द एनीमिया। एनीमिया की डेफिनेशन क्या होती है, आरबीसी का कम होना, हीमोग्लोबिन का कम होना, आरबीसी के काउंट का कम होना, या हीमोग्लोबिन का कम होना, या आरबीसी की साइज का कम होना, या आरबीसी की साइज का ज्यादा होना, या आरबीसी की साइज में स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी का होना। किसको एनीमिया बोलोगे, सभी एनीमिया है, सभी एनीमिया है। आरबीसी के काउंट कम होंगे तब भी एनीमिया होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम होगा तब भी एनीमिया होगा, आरबीसी की साइज बढ़ेगी तब भी एनीमिया होगा, आरबीसी की साइज कम होगी तब भी एनीमिया होगा, और आरबीसी की साइज उल्ट पटांग हो गई, मतलब जैसे सिकल सेल हो गई, तब भी क्या होगा, एनीमिया होगा। मतलब स्ट्रक्चर प्रॉब्लम आने पर भी एनीमिया होगा। इसीलिए एनीमिया की सबसे बेस्ट डेफिनेशन होती है उसका फंक्शन के हिसाब से, उसके फंक्शन के हिसाब से। फंक्शन बताइए, आरबीसी का फंक्शन बताइए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेज, स्पेशली O2 सबसे इंपॉर्टेंट उनमें वही है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेज इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, अगर हम बात करें तो किसका, आरबीसी का। और अगर आरबीसी में कुछ भी प्रॉब्लम आई तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, उसकी जो वो फंक्शन है वो फंक्शन क्या हो जाएगा, अल्टर्ड।
और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरी करना इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द आरबीसी। ऑक्सीजन कैरी करना इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीसी का। अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का कम होना ही क्या कहलाता है, एनीमिया। तो एनीमिया की एग्जैक्ट एंड राइट डेफिनेशन इज डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है उसका कम होना ही क्या कहलाता है, एनीमिया। समझ में आ गई बात। तो यहां पर अगर हम बात करें, आज से एनीमिया की डेफिनेशन यही याद रखना है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो डेफिनेशन ऑफ एनीमिया, तो यहां पर अगर हम बात करें, वॉल्यूम ज्यादा तो नहीं है ना, थोड़ा सा ज्यादा है, अच्छा। डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, इसी को हम किस नाम से जान रहे हैं, एनीमिया। अब ऐसा कब कब हो सकता है जरा देख लीजिएगा। अगर हम बात करें तो उसी को, ऐसा तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए डिक्रीज हो जाए किसका लेवल, आरबीसी का, तो डिक्रीज द आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट अगर कम होंगे तब भी ऐसा होगा, क्योंकि आरबीसी काउंट कम होंगे तो ऑक्सीजन को ले जाने वाली जो होती है ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो सिंपल सी बात है, आरबीसी के काउंट का क्या होना, कम होना। या फिर आरबीसी के काउंट कम होंगे तो हीमोग्लोबिन भी क्या हो जाएगा, कम, तब भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बात करें इंक्रीज हो जाए क्या, साइज, इंक्रीज हो जाए क्या, साइज। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए क्या, साइज। मैंने कहा है वही आरबीसी ठीक से ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगी जो 7.2 माइक्रोन की होगी और जिसकी शेप बाई कॉनकेव होगी। क्या होगी, उसको छोड़कर अगर आरबीसी की साइज छोटी है तब भी दिक्कत है, और आरबीसी की साइज बड़ी है तब भी दिक्कत है। दोनों ही तरह की आरबीसी ऑक्सीजन को ठीक से कैरी नहीं कर पाएगी। इसीलिए आरबीसी की साइज के बढ़ने पर भी एनीमिया होता है, और आरबीसी की साइज के घटने पर भी क्या होता है, एनीमिया देखने को मिलता है। तो इसका मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज साइज of the RBC decrease the oxygen carrying capacity of the blood and lead the anemia. Decrease hemoglobin level decrease the oxygen carrying capacity of the blood and lead the anemia. Decrease RBC count decrease the oxygen carrying capacity of the blood and lead the anemia. मतलब इन सभी कारणों की वजह से अल्टीमेटली होगा क्या, ये होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या होगा, या फिर क्या आ जाए, या फिर क्या आ जाए, अगर हम बात करें तो क्या आ जाए, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी आ जाए। क्या आ जाए, स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी। देखो यहाँ साइज और कम और ज्यादा की बात की थी मैंने ये नहीं की थी कि आरबीसी बाइकॉनकेव से सिकिल सेल हो जाएगी, लेकिन स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी का मतलब हुआ कि बाइकॉनकेव से उसका कैसा हो जाना, सिकिल सेप हो जाना। तो उसमें भी क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या हो गई, बदल गई, और स्ट्रक्चर जब जब बदलेगी तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। जब उनको बारीक जगह से गुजरना होगा तो वो अपना मूवमेंट ठीक से, और वो टूटने लग जाएगी, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डाउन। तो स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी में भी क्या होता है, एनीमिया देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनीमिया जो होता है, उस एनीमिया की डेफिनेशन के अंदर अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या लिखा है, देखिएगा। यहाँ पर एनीमिया जो होता है वो इन कारणों की वजह से हो सकता है। किन किन कारणों की वजह से, हमने लिखा है आरबीसी के काउंट के कम होने की वजह से, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने की वजह से, साइज के कम और ज्यादा होने की वजह से, और उस आरबीसी की शेप में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आने पर भी क्या होगा, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डाउन होगी, और जिसकी वजह से क्लाइंट को क्या होगा, एनीमिया देखने को मिलेगा। क्लियर है बात यहां तक, चलिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने ये इतना कॉमन वर्ड है ना एनीमिया, जो आपने जब से आपने जीएनएम फर्स्ट ईयर से लेकर या बीएससी फर्स्ट ईयर या एमएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा तब तक आप इसको सुनते ही आ रहे होंगे और बहुत अच्छे से याद भी हो गया। तो मुझे वो 2 सिम्टम्स बता दीजिए जो एनीमिया में आते हैं। फैटिगनेस, ओके, वीकनेस, और पैलोर स्किन, डिस्निया होगा, वेरी गुड। चलिएगा देखिएगा क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो देखिएगा क्यों आते हैं वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
तो देखिएगा साइन सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा यहाँ पर वो क्या रहेगा, साइन सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जब डाउन होगी, उस वर्ड को नहीं भूलना है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जब डाउन होगी तो क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम होगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के डाउन होने पर तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखिएगा क्लाइंट के अंदर डिक्रीज होगी क्या, O2 कैरिंग कैपेसिटी। तो जैसे ही O2 कैरिंग जो कैपेसिटी है ये क्या होगी, डाउन। और इसके जैसे ही डाउन होगी तो इसके डाउन होने पर क्या फर्क पड़ेगा, जरा उसके बाद के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डाउन होगी तो सिंपल सी बात है, जो क्लाइंट है उस क्लाइंट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि इसके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के डाउन होते ही क्लाइंट जो होता है उस क्लाइंट को क्या होगा, हाइपोक्सिया। क्या होगा, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, आरबीसी क्या कर रही थी, ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके किसके पास लेकर जा रही थी, सेल के पास, किसके पास, टिश्यू के पास, किसके पास, ऑर्गन के पास। तो अगर मान लीजिए उसकी कैरिंग कैपेसिटी डाउन हो जाएगी तो उनके पास वो ऑक्सीजन ठीक से ट्रांसपोर्ट, उनके पास क्या हो जाएगी, कमी। उसी को हम किस नाम से जानते हैं, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है डिक्रीज ऑक्सीजन, क्या, डिक्रीज ऑक्सीजन इन टिश्यू, डिक्रीज ऑक्सीजन इन टिश्यू। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को आप हाइपोक्सीमिया कहते हो, जबकि अगर टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या कहते हो, हाइपोक्सिया। अब टिश्यू है, टिश्यू है, मसल्स है, भाई टिश्यू है, सेल, सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू जो होता है उनसे क्या बनेगा, ऑर्गन, मसल्स। तो इसका मतलब जब भी अगर ऐसा होगा तो उस कंडीशंस के अंदर अगर हम बात करें तो क्लाइंट जो होता है उस क्लाइंट के अंदर क्या होगी, मसल्स में, सिंपल सी बात है, जो मसल्स होंगी हमारी बॉडी की, उन मसल्स में क्या होंगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वहां एटीपी नहीं बनेंगे, एटीपी नहीं बनेंगे, एटीपी नहीं बनेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन जाती है तभी, अगर हम बात करें तो जैसे कि क्रेब साइकिल्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स होती है, वो चलती है। हाँ, बात तो सही कह रहे थे वैसे। अगर हम बात करें तो देखिएगा हाइपोक्सिया, जैसे ही हाइपोक्सिया होगा तो क्लाइंट जो होता है उस क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगी, मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी, मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्लाइंट जो होता है उस क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगी, अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगी, फैटिगनेस देखने को मिलेगी। पहला सिम्टम्स तो ये आ गया। क्यों आया, क्योंकि हाइपोक्सिया होने की वजह से टिश्यू में क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई कम, जिसकी वजह से वहां पर क्या देखने को मिल रही है, मसल्स वीकनेस एंड फैटिगनेस। अब ये हाइपोक्सिया जो होता है वो हाइपोक्सिया किसके अंदर और हो सकता है, जरा देखिएगा। अगर मान लीजिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हाइपोक्सिया होगा, क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हाइपोक्सिया हुआ मतलब ब्रेन में, तो उस कंडीशंस के अंदर यहाँ पर क्लाइंट जो होता है उस क्लाइंट के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो क्लाइंट जो होता है उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा क्या, अगर हम बात करें तो कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब पहचानने की चीजें जो होती है वो क्षमता क्या हो जाएगी, थोड़ी कम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्यूरॉन्स इज द मोस्ट सेंसिटिव सेल्स ऑफ द O2। O2 के प्रति इससे ज्यादा सेंसिटिव सेल बॉडी में और कोई भी नहीं है। इसका मतलब जब भी एनीमिया होगा तो ब्रेन में अल्ट्रेशन आएगा ही आएगा, समझ रहे बात को, ब्रेन के सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे। तो डिक्रीज कॉग्निशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्लाइंट जो होता है उस क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगी, डिजीनेस देखने को मिलेगी। अचानक क्लाइंट कभी कभी गिर भी जाता है तो क्या देखने को मिलेगी, फैंटिंग देखने को मिलेगी। और क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा। ये थोड़े से कॉमन सिम्टम्स है किसके लिए, डिक्रीज कॉग्निशन, डिजीनेस, फैंटिंग एंड हेडेक। और रात में पर्सन ठीक से सो नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा, इंसोम्निया। क्या होगा, इंसोम्निया। आपसे पूछा जाए एक एनीमिया वाले क्लाइंट के अंदर डिक्रीज कॉग्निशन, डिजीनेस, फैंटिंग, हेडेक और इंसोम्निया क्यों देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे ड्यू टू द हाइपोक्सिया इन द ब्रेन, हाइपोक्सिया इन द
ब्रेन में हाइपोक्सिया होने की वजह से ये आता है, और मसल्स में हाइपोक्सिया होने की वजह से मसल्स वीकनेस और क्या देखने को मिलती है, फैटिगनेस देखने को मिलती है। आगे बात समझ में, जैसे ये हाइपोक्सिया जो होता है, ये हाइपोक्सिया और किस में हो सकता है, ये हाइपोक्सिया होगा किसके अंदर, किसके अंदर, कार्डियक मसल्स के अंदर, किसके अंदर होगा, और कार्डियक मसल्स के अंदर कैसा रेस्पिरेशन होगा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक। थोड़ा वर्ड समझिएगा। सेल दो तरह का रेस्पिरेशन करती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होता है वो एरोबिक होता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है वो क्या होता है, एनारोबिक होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्या है, थोड़ी कम, तो कुछ सेल में तो एरोबिक होगा और कुछ सेल में क्या होगा, एनारोबिक। जिनको नहीं मिल पाएगी ठीक से वो क्या करेगी, एनारोबिक। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप जो होता है एक सब्सटेंस निकलता है, वो कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेन। इसीलिए क्लाइंट को कभी कभी क्या होता है, सीवियर हाइपोक्सिया की कंडीशंस के अंदर क्या होता है, चेस्ट पेन भी होता है। सीवियर हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर क्या होता है, चेस्ट पेन। सीवियर हाइपोक्सिया लीड द एंजाइना, लीड द एंजाइना, याद रखिएगा। सीवियर हाइपोक्सिया लीड द एमआई, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, हार्ट अटैक तक आ सकता है अगर मान लीजिए सीवियर एनीमिया। ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो क्लाइंट को क्या हो सकता है, किसी भी टाइम पे एंजाइना आ सकता है, किसी भी टाइम पे एमआई हो सकता है, अटैक आ सकता है उस एनीमिया वाले क्लाइंट्स को। समझ रहे हैं बात को। और ये यहाँ पर भी आप कह रहे थे ना कि मसल्स वीकनेस, फैटिगनेस है, ये इसीलिए है क्योंकि वहां भी क्या बन रहा था, लैक्टिक एसिड भी बन रहा था। समझ रहे ना बात को, क्योंकि उनमें क्या थी, ऑक्सीजन लेवल क्या था, कम, और वहां पर भी क्या बन रहा था, लैक्टिक एसिड। इसलिए उसको जॉइंट पेन, हल्का हल्का जॉइंट पेन भी रहता है, और वीकनेस और फैटिगनेस साथ में रहती है। लेकिन मेन मसल्स वीकनेस एंड फैटिगनेस क्या हो रहा है देखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो क्लाइंट जो होता है, उस क्लाइंट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्लाइंट जो होता है उस क्लाइंट के अंदर क्या होगा, क्लाइंट के अंदर क्या होगा, हाइपोक्सीमिया भी होगा। हाइपोक्सीमिया मतलब डिक्रीज O2 लेवल इन ब्लड। क्या होगा, डिक्रीज O2 लेवल इन ब्लड। ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो यह हार्ट जैसे ही पंप कर रहा है, यह हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। अब जो पंप कर रहा है तो किडनी कह रही है यार तू ब्लड तो भेज रहा है लेकिन उसमें ठीक से ऑक्सीजन तो भेज, तो नहीं जा रही है। तो इसका मतलब क्या करेगा, हार्ट क्या करेगा, चलो ठीक है दोबारा भेज देता हूं। फिर वो कहेगा नहीं ठीक से नहीं आ रही है, फिर कहेगा चलो तीसरी बार भेज देते हैं। इसी में क्या करता है, हार्ट रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज। एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो होती है, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो उस कंडीशंस के अंदर क्या हो जाती है, हार्ट रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि हाइपोक्सिया की वजह से जो क्लाइंट होता है उस क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें तो क्या, टेकीकार्डिया, यानी कि इंक्रीज द हार्ट रेट, इंक्रीज द हार्ट रेट। और दूसरा चेंजेस जो आता है, लंग्स जो होते हैं उन लंग्स के अंदर भी अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन ठीक से नहीं जाएगी ब्लड के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, क्लाइंट को क्या रहेगा, डिस्निया। क्या रहेगा, तो डिस्निया देखने को मिलता है। देखा है ना क्लाइंट, एनीमिया वाला क्लाइंट बैठा बैठा ऐसे ऐसे हाँफता रहता है। कभी देखेगा सीवियर एनीमिया वाले क्लाइंट को, उसको क्या रहता है, डिस्निया। और उसकी हार्ट रेट कभी पाल्पेट करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है दोनों, डिस्निया एंड टैकिकार्डिया। और ये क्यों आते हैं, ये आते हैं किसकी वजह से, हाइपोक्सीमिया की वजह से। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाइपोक्सिया की वजह से आए कि हाइपोक्सियामिया की वजह से आए। तो इसका मतलब जरा मुझे बताइएगा, अगर मैं इन सबको एक साथ लिखना चाहूँ तो साइन सिम्टम्स ऑफ द एनीमिया जो बताते जाइएगा। अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मसल्स वीकनेस। क्या लिखा, मसल्स वीकनेस। और क्लाइंट को क्या रहेगी, फैटिगनेस रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्लाइंट जो होता है और क्या होगा, क्या होगा, अगर हम बात करें तो डिक्रीज होगा। क्या, अगर हम बात करें तो कॉग्निशन। इसके अलावा अचानक बोलते हैं ना मूर्छा आ गई, फैंटिंग होना, क्या होगी, फैंटिंग होगी। इसके अलावा डिजीनेस रहेगी। क्या रहेगी, डिजीनेस, अचानक कभी कभी चक्कर भी आ जाएंगे। और इसके अलावा क्या रहेगा, इंसोम्निया भी रहेगा। क्या रहेगा, इंसोम्निया। और क्या बताया था, हेडेक। क्लाइंट को क्या रहेगा, हेडेक रहेगा। और इसके अलावा क्लाइंट को क्या रहेगा, जरा बताइए क्लाइंट को क्या रहेगा, अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, टेकीकार्डिया। और क्लाइंट को क्या रहेगा, डिस्निया। तो याद रहेंगे ये सारे सिम्टम्स, क्या रहेंगे, ये समझ में आ गई बात।
हाँ, चेस्ट पेन भी देखने को मिलेगा। मे बी क्लाइंट क्या करेगा, चेस्ट पेन की कंप्लेन, ये डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर। वैसे मैं आपसे पूछूं कि हीमोग्लोबिन लेवल मैंने कितना बताया, 14 से 16, किस लेवल को एनीमिया कहोगे, किससे कम होने को एनीमिया कहोगे? लेस देन 11। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहता है कि एनीमिया के लिए जो कट पॉइंट है, कट पॉइंट जो है वो 11 है। कट पॉइंट कितना है, 11। अगर 11 से कम गया तो क्या कहेंगे, एनीमिया। 11 तक एनीमिया नहीं बोलेंगे, लेकिन 11 से कम होते ही क्या बोलोगे, एनीमिया। तो एनीमिया के लिए WHO का कट पॉइंट, क्वेश्चन आया हुआ है, WHO के द्वारा एनीमिया का कट पॉइंट, उसमें लेस देन मोर देन नहीं बताया गया, उसमें इतना कहा गया कि WHO के द्वारा या अकॉर्डिंग टू WHO एनीमिया के लिए हीमोग्लोबिन का कट पॉइंट क्या सेट किया गया, तो आप कहेंगे 11 ग्राम परसेंटेज सेट किया गया। समझ रहे हैं ना बात को? तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्लाइंट जो होता है, उस क्लाइंट के अंदर तो एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO, नोट डाल के लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू WHO। अगर हम बात करें तो क्या, कट पॉइंट ऑफ हीमोग्लोबिन, क्या कट पॉइंट ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर एनीमिया, एनीमिया वाले क्लाइंट के लिए क्या सेट किया गया, तो आप कहेंगे 11 ग्राम परसेंटेज सेट किया गया। समझ रहे ना बात को? तो ये किसके द्वारा सेट किया गया था, WHO के द्वारा सेट किया गया। यहाँ तक क्लियर, समझ में आया सभी के? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यानी कि हमें एनीमिया वाले क्लाइंट की ऑक्सीजन डिमांड को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि सप्लाई प्रॉपर, जहां सप्लाई नहीं होती है वहां डिमांड कभी, या तो सप्लाई बढ़ाओ तभी डिमांड बढ़ाओ, अगर सप्लाई नहीं है तो डिमांड मत बढ़ाओ। इसीलिए एनीमिया वाले क्लाइंट को हमेशा एडवाइज किया जाता है रेस्ट। एक्टिविटी भी करना है तो थोड़ा सा चल ले फिर बैठ जा, फिर थोड़ा सा चल ले फिर बैठ जा, थोड़ा सा काम कर ले फिर बैठ जा। इसीलिए बेस्ट एक्टिविटी फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इन चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन है जिसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, उस क्लाइंट के लिए, उस चिल्ड्रन के लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी क्या होगी, रीडिंग द बुक। रीडिंग द बुक, क्योंकि साइकिल चलाएगा डिमांड बढ़ेगी, क्रिकेट खेलेगा डिमांड बढ़ेगी, दोस्तों के साथ दौड़ेगा डिमांड बढ़ेगी। इसीलिए उसके सबसे बेस्ट, यानी कि कोई बच्चा जिसको एनीमिया है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, चाहे वो आयरन हो चाहे किसी भी टाइप का हो, लेकिन बच्चों में मोस्ट ऑफ द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया वाले चिल्ड्रंस के लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी क्या होगी, रीडिंग द बुक। रीडिंग द बुक, क्योंकि बुक बैठकर पढ़ेगा तो क्या होगी, एनर्जी लॉस नहीं होगा और डिमांड नहीं बढ़ेगी, और यूजफुल भी होनी चाहिए। हम वहां बैठ कर ये भी तो कहते हैं वीडियो गेम खेल लेना, लेकिन उसका भी साइड इफेक्ट है। तो बेटर एक्टिविटी क्या होगी, रीडिंग द बुक। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये तो हमने बात की यहां पर। अब मैं बात कर रहा हूं एनीमिया के क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं, एनीमिया के क्लासिफिकेशन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुत क्वेश्चन पुट अप हुए। तो अगर हम यहां पर देखें तो देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, तो देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। अब हमारे लिए ये पढ़ना आसान है, क्या है, आसान हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, एनीमिया का क्लासिफिकेशन को हम दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो इसके क्लासिफिकेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक कैटेगरी होती है ईटियोलॉजिकल, एक होती है मॉर्फोलॉजिकल। क्या होती है, ईटियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजी। तो एक तरफ तो मैं लिखूंगा क्या, मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया, ठीक है। दूसरी तरफ मैं क्या लिखूंगा, अगर हम बात करें तो ईटियोलॉजिकल, क्या, ईटियोलॉजिकल। पहले इन वर्ड को समझिएगा ये क्या है। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है, हम बात करेंगे किसके बारे में, साइज और शेप के बारे में। किसके बारे में, साइज और शेप। साइज और शेप के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, मॉर्फो। और अगर हम बात करें तो ईटियोलॉजिकल, ईटियोलॉजिकल का मतलब हुआ ब्लीडिंग होने की वजह से हो रहा है, या बोन मेरो में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो रहा है, या आयरन की वजह से हो रहा है, या प्रोटीन की वजह से हो रहा है, या इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से हो रहा है, या फिर विटामिन B12 की वजह से हो रहा है, या विटामिन B9 की वजह से हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईटियोलॉजिकल। क्या बोलते हैं, ईटियोलॉजिकल। समझ में आ गई बात? तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द एनीमिया।
मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है इसमें टोटल कितने टाइप दिए गए हैं, इसमें टोटल 4 टाइप दिए गए हैं। कितने टाइप दिए गए हैं? 4 टाइप। यानी कि अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनीमिया 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। जरा देखिएगा कौन कौन सा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा कौन सा, कि जैसे मान लीजिए कि कोई आरबीसी है, क्या है? कोई आरबीसी है, इसकी साइज जो होती है, मैं मेनली बात किसकी करूंगा? साइज और शेप के बारे में। तो मान लीजिए कि इसकी साइज भी कितनी है? 7.2 माइक्रोन, और इसकी शेप कैसी है? अगर हम बाई कॉनकेव, यानी कि नॉर्मल साइज है, ना बड़ी है ना छोटी है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर अगर कलर, सॉरी ये तो क्या हो गई? साइज और शेप। एक दूसरी बारे में बात किसके बारे में करेंगे? कलर के बारे में। तो यानी कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 2 कंटेंट के बारे में बात होगी, कलर और साइज। कलर और साइज। दोबारा देखिएगा, अगर कलर जो होता है वो नॉर्मल तो उसको क्या कहेंगे? साइज नॉर्मल। तो उसको, जैसे मान लो मैंने एक आरबीसी बनाई, मैंने क्या कहा? इस आरबीसी की साइज भी नॉर्मल है और इसका कलर भी नॉर्मल है, दोनों ही चीजें इसमें नॉर्मल है। तो इस आरबीसी को अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे, अगर हम बात करें तो यहां पर साइज के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? नॉर्मोसाइटिक। तो ये आरबीसी कैसी है? नॉर्मोसाइटिक। और कलर क्या है? नॉर्मल। तो क्या होगा? नॉर्मोक्रोमिक। और हम क्या पढ़ रहे हैं? एनीमिया। तो मैंने क्या लिख दिया? ये एनीमिया। तो एक टाइप का एनीमिया कौन सा होता है? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। अब मान लीजिए एक दूसरी आरबीसी मेरे सामने आई, और जब मैंने उस आरबीसी को देखा तो उसकी साइज भी क्या थी? स्मॉल। साइज क्या थी? स्मॉल थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसमें कलर भी क्या था? कम। कलर भी क्या था? कम। ध्यान दीजिएगा, साइज उसकी क्या थी? स्मॉल थी, मान लीजिए 6 माइक्रोन की थी, और उसमें कलर भी क्या था? कम था। तो इसका मतलब इस आरबीसी को मैं क्या नाम दूंगा? जरा आप भी बता दीजिए, इस आरबीसी को हम क्या नाम देंगे? इस आरबीसी को हम क्या कहेंगे? मैंने कहा साइज कम है तो क्या कहलाएगी? अगर हम बात करें तो क्या? माइक्रोसाइटिक आरबीसी। क्या कहलाएगी? माइक्रोसाइटिक आरबीसी। तो हमने लिखा क्या है यहाँ पर? माइक्रोसाइटिक। क्योंकि साइज कम होने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? माइक्रोसाइटिक। कलर क्या है? कम। तो कलर कम होना क्या कहलाएगा? हाइपोक्रोमिक। क्या कहलाएगा? हाइपोक्रोमिक। और ये क्या पढ़ रहे हैं? एनीमिया। तो मैंने क्या लिख दिया? एनीमिया। यानी कि ऐसा एनीमिया जिसमें आरबीसी की साइज स्मॉल होती है और उसमें कलर भी कम होता है, उसको क्या कहते हैं? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। समझ में आ गई बात? अब इसका थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो थर्ड क्लासिफिकेशन देखिएगा, और थर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम बात करें तो वो क्या हो गया? सी। और थर्ड क्लासिफिकेशन देखिएगा। अब मैं क्या करूंगा? माइक्रोसाइटिक है, क्या है? अब इसको साइज को बड़ी कर देता हूं। साइज को क्या कर देता हूं? बड़ी कर देता हूं। मान लीजिए ये कितने माइक्रोन की है? 8 माइक्रोन। 8 माइक्रोन की आरबीसी को क्या कहोगे? क्या कहोगे? मैक्रोसाइटिक। क्या कहोगे? मैक्रोसाइटिक। और इसमें जो होता है, जो कलर है, वह कलर क्या है? अगर हम बात करें तो क्या है? अगर हम बात करें तो मैक्रोसाइटिक है, लेकिन कलर जो होता है वो कलर क्या है? कम है। तो इसको क्या कहोगे? मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। क्या कहोगे? हाइपोक्रोमिक एनीमिया। आगे बात समझ में? अब मान लीजिए मेरे सामने दूसरी आरबीसी आई, एक और आरबीसी। उस आरबीसी में मैंने क्या देखा कि उसकी साइज भी कितनी थी? 8 माइक्रोन। साइज कितनी थी? 8 माइक्रोन। 8 माइक्रोन की आरबीसी को क्या कहोगे? क्या कहोगे? मैक्रोसाइटिक। क्या कहोगे? मैक्रोसाइटिक। तो मैंने लिख दिया यहां पर, इसको भी क्या कहूंगा मैं? मैक्रोसाइटिक। लेकिन मैंने देखा कि उसका कलर क्या था? मैंने देखा कि उसका कलर क्या था? नॉर्मल। क्योंकि ज्यादा मत बोल देना, ज्यादा नहीं होता है। तो कलर क्या था? नॉर्मल। तो आपने कहा साइज 8 माइक्रोन, तो क्या? मैक्रोसाइटिक। कलर नॉर्मल, तो इसको क्या कहेंगे? नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। क्या कहोगे? नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। यानी कि अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनीमिया कितने टाइप का होता है? 4 टाइप। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप। कौन कौन से टाइप होते हैं जरा देखिएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो सबसे पहला टाइप क्या है? साइज और कलर क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। साइज क्या है? कम। कलर क्या है?
तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। साइज क्या है, ज्यादा, तो मैक्रोसाइटिक कलर क्या है, कम, तो क्या कहलाएगा, हाइपोक्रोमिक। साइज क्या है, ज्यादा, लेकिन कलर क्या है, नॉर्मल, तो मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से टोटल 4 टाइप का एनीमिया देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया कौन सा, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने कहा कि इसकी साइज क्या है, नॉर्मल, कलर क्या है, नॉर्मल, फिर इसकी साइज भी क्या हो गई, कम, कलर भी क्या हो गया, कम, फिर हमने कहा कि साइज क्या है, बड़ी, लेकिन कलर क्या है, कलर क्या है, कम, फिर हमने कहा साइज क्या है, बड़ी, लेकिन कलर क्या है, नॉर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, 8 माइक्रोन, ये क्या है, 8 माइक्रोन, ये क्या है, 6 माइक्रोन, और इसमें कलर भी क्या है, कम, कलर भी क्या है, कम, इसमें कलर क्या है, नॉर्मल, साइज क्या है। अब बताओ ना, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ऐसी आरबीसी जिसकी साइज भी नॉर्मल होगी, कलर भी नॉर्मल होगा। अब आप कहेंगे सर साइज भी नॉर्मल, कलर भी नॉर्मल, हाँ, फिर भी एनीमिया होगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये कौन सा एनीमिया हो गया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। ऐसा एनीमिया जिसमें आरबीसी की साइज भी नॉर्मल हो, कलर भी नॉर्मल हो, वो एनीमिया कौन सा एनीमिया कहलाएगा, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मो। ऐसी आरबीसी जिसकी साइज कम हो और जिसका कलर कम हो, क्या कहलाएगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ऐसी आरबीसी जिसकी साइज बड़ी हो लेकिन कलर कम हो, कौन सा एनीमिया कहलाएगा, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। जैसी आरबीसी जिसकी साइज बड़ी हो लेकिन कलर नॉर्मल हो, कैसा एनीमिया कहलाएगा, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। क्लियर, समझ में आई यहां तक बात, चलिएगा। तो ये 4 तरह का मैंने यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया, जिसमें मैंने मेनली बात की किसके बारे में, कलर के बारे में और साइज के बारे में। जरा अब देखिएगा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो जाएगा वह कौन सा जाएगा, ईटियोलॉजिकल। कौन सा जाएगा, ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस को देखते हैं। ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो समझिएगा। अगर हम ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारा वो कौन सा है, ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, उसके कितने टाइप है जरा देखते हैं। ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के टाइप के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में, जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिएगा हेमरेजिक एनीमिया। क्या, हेमरेजिक एनीमिया। अगर हम बात करें तो हेमरेजिक एनीमिया का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर पाइल्स थे, अचानक ब्लीडिंग ज्यादा स्टार्ट हुई और ब्लड का क्या हो गया, लॉस हो गया। जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है, उस फीमेल्स के अंदर एवरी मंथ जो होती है हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो ब्लड लॉस क्या होता है, ज्यादा। अब ब्लड लॉस ज्यादा होगा तो ये तो एवरी मंथ इंटरवल के दौरान आ रहा है, तो हर टाइम लॉस क्या हो रहा है, ब्लड का ज्यादा, तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। समझ रहे बात को। मान लीजिए किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद ब्लड लॉस ज्यादा हो गया, तब भी क्या होगा, एनीमिया। तो उसको हम क्या कहेंगे, हेमरेजिक एनीमिया, यानी कि ब्लड लॉस की वजह से होने वाला एनीमिया क्या कहलाता है, हेमरेजिक एनीमिया। मान लीजिए यहां से ब्लड लॉस हो रहा है, समझिएगा एग्जांपल को, यहां से क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, यहां से आरबीसी निकली, नॉर्मल आरबीसी थी, साइज क्या थी, नॉर्मल, कलर क्या था, नॉर्मल, साइज क्या थी, नॉर्मल, कलर क्या था। अब मैंने यहां पर इसको बंद कर दिया, अब अंदर जो आरबीसी रह गई उसकी साइज और कलर पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अंदर तो जो है वही रहेंगी ना। तो इसका मतलब हेमरेजिक एनीमिया अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल, हेमरेजिक एनीमिया अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज विच टाइप ऑफ एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक। तो इसमें मैं क्या लिख देता हूं, ए, क्या लिख देता हूं, ए लिख देता हूं। बात समझ में नहीं आई तो फिर समझा देता हूं। मैंने ये कहा है कि जब ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशंस के अंदर जो ब्लड लॉस हो गया वो हो गया, बाकी जो बची आरबीसी बॉडी के अंदर उनकी साइज और उनकी कलर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और साइज नॉर्मल, कलर नॉर्मल, साइज नॉर्मल, नॉर्मोसाइटिक, कलर नॉर्मल। तो आपसे पूछा जाए हेमरेजिक एनीमिया, एक तो है तो यूटियोलॉजिकल, है तो ईटियोलॉजिकल, क्योंकि यहाँ कोई कारण था ब्लीडिंग होने का, तो आप क्या कहोगे, ईटियो। तो हीटियोलॉजिकल एनीमिया जो है, हेमरेजिक एनीमिया अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विच टाइप ऑफ एनीमिया। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, 4 ऑप्शन ये रहे, ऐसे ही ऑप्शन आएंगे एग्जाम में, 4 के 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक को क्या करना होगा, टिक करना होगा। क्वेश्चन है मेरे पास, हेमरेजिक एनीमिया कैसा एनीमिया है, 4 ऑप्शन, उनमें से एक टिक कर दीजिए। मैंने लिख दिया ए इज राइट
ऑप्शन या राइट आंसर्स। समझ गए बात को? चलिएगा, फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर हम बात करें तो दूसरे टाइप का जो एनीमिया होता है वो कौन सा एनीमिया होता है, अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं कौन सा एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया। कैसा एनीमिया होता है? हीमोलाइटिक एनीमिया। तो जरा देखिएगा, अगर हम बात करें तो वह एनीमिया कौन सा एनीमिया कहलाएगा? हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया वैसे बहुत सारी चीजों में हो सकता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे दूं कि आपको हीमोलाइटिक एनीमिया, जैसे कि आप पढ़ते हो ना कि प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक डिसऑर्डर पढ़ते हैं आप, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक डिसऑर्डर पढ़ते हैं, जिसके अंदर भी क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। उसमें जो जॉइंटिस होता है वो भी हीमोलाइटिक जॉइंटिस होता है। कैसा होता है? हीमोलाइटिक जॉइंटिस। क्योंकि हीमोलाइटिक एनीमिया की वजह से जो है बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा, और जब बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा तो जॉइंटिस भी कैसा हो जाएगा? हीमोलाइटिक जॉइंटिस। अब मैं आपसे कहूं कि एक आरबीसी जो होती है ब्लड के अंदर टूट गई, दूसरी भी टूटी, तीसरी टूटी, इसे जल्दी जल्दी टूट रही है, जो टूटने की दर होती है वो क्या है? बहुत फास्ट है। अभी तो जीवन काल आया भी नहीं उससे पहले ही टूट रही है, 120 दिन हुए ही नहीं उससे पहले ही मर रही है। तो इसका मतलब हीमोलाइटिक। अब मैं कह रहा हूं कि जो मर रहा है वो मर रहा है, बाकी बचा जो उसके क्या फर्क पड़ रहा है? समझ रहे ना बात को? तो इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए 5 सेल है, 5 में से 3 मर गई, मैं पूछूं 5 में से 3 मर गई, 5 आरबीसी थी, 5 आरबी में से 3 आरबीसी मर गए, मैं पूछूं 2 आरबीसी बची, उनका साइज बताओ, आप कहेंगे नॉर्मल। मैं पूछूं उनका कलर बताओ, नॉर्मल। तो हीमोलाइटिक एनीमिया अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज विच टाइप ऑफ एनीमिया? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। जो टूट गया वो टूट गया, जो मर गया वो मर गया, बाकी जो बचा उस पर कोई फर्क, उसके कलर पर कोई फर्क, उसकी साइज पर कोई फर्क। इसीलिए यह कैसा एनीमिया होगा? ये भी कैसा होगा? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको यह क्या करना होगा? टिक करना होगा। आगे बात समझ में? चला देखिएगा नेक्स्ट ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में नेक्स्ट जो एनीमिया आता है वो होता है कौन सा, उसको समझते हैं। वो होता है कौन सा एनीमिया? प्लास्टिक एनीमिया। बहुत नाम सुना होगा, बच्चों में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये बर्थ के साथ देखने को मिलता है, बाद में भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है एंड प्राइमरी भी हो सकता है। तो वो होता है कौन सा? एप्लास्टिक एनीमिया। अभी पढ़ाने वाला हूं मैं थोड़ी देर में, लेकिन समझ लो, अगर किसी भी कारण की वजह से ये बोन मेरो डिप्रेस हो जाए, बोन मेरो क्या हो जाए? डिप्रेस हो जाए, तो उसकी वजह से यहां से आरबीसी का जो प्रोडक्शन है, वर्ड पकड़िएगा, जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा? कम। आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम। बन तो रही है लेकिन कम बन रही है। क्यों बन रही है कम? क्योंकि बोन मेरो के अंदर डिप्रेशन आ गया। क्या आ गया? डिप्रेशन। वैसे हमारे अंदर भी डिप्रेशन आता है तो हम भी काम करना कम ही करते हैं, कम कर देते हैं ना। तो इस तरह से बोन मेरो में भी क्या आ गया? डिप्रेशन। बोन मेरो क्या हो गई? डिप्रेस। और बोन मेरो के डिप्रेस होते ही बोन मेरो ने आरबीसी का प्रोडक्शन क्या कर दिया? कम। कम कर दिया। पहले 10 बना रही थी, अब 5 बना रही हैं। लेकिन जो 5 बना रही है वो 5 बनी तो क्या उनके कलर पर, उनकी साइज पर कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि उसमें आयरन और प्रोटीन की थोड़ी बात कर रहे थे हम। वो तो बोन मेरो डिप्रेशन है, संख्या कम बना रही है, लेकिन जो बना रही है उनकी साइज और उनकी कलर क्या होगा? नॉर्मल। साइज और कलर क्या होगा? नॉर्मल। तो इसका मतलब इसमें भी यही हुआ कि अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस एप्लास्टिक एनीमिया इज नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। समझ में आ गई? कहने का मतलब जो कम बन रही है वो बन रही है, लेकिन जो बनी वो क्या है? नॉर्मल। उनकी साइज क्या है? 5 की जगह पहले 10 की जगह अब 5 बनेगी, लेकिन जो 5 बनेगी उनकी साइज भी नॉर्मल होगी, उनका कलर भी नॉर्मल होगा। इसीलिए ए प्लास्टिक एनीमिया इज अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से एक को क्या करना होगा? टिक करना होगा, और वो हो गया कौन सा? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो according to morphological classification is hemorrhagic anemia, hemolytic anemia and aplastic anemia is normocytic normochromic anemia। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर? चलिएगा अब आगे बात करते हैं। यहां तक तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन दिमाग लगाने वाली बात अब आगे आने वाली है, ठीक है? उसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं। अब अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में, किसके बारे में? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में बात करते हैं। तो जरा देखिएगा, अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे कहां पर? न्यूट्रिशनल। अगर हम बात करें तो किसके बारे में? डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे?
न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया। न्यूट्रिशन, एक इरिथ्रोपोइटिन को हटा दो, फैक्टर पढ़ाए ना, कितने फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं, 6 में से एक इरिथ्रोपोइटिन को हटा दो, कितने बचे, 5। उन 5 में से एक इंट्रिंसिक फैक्टर को हटा दो, कितने बचे, कितने बचे, 4। तो इसका मतलब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया मेनली कितने टाइप का होगा, 4। क्योंकि आयरन क्या है, डाइट, प्रोटीन क्या है, डाइट, विटामिन B9 क्या है, डाइट, विटामिन B12 क्या है, डाइट। इसीलिए इन सब की वजह से जो भी एनीमिया होता है वो कैसा एनीमिया कहलाता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया। Nutritional deficiency anemia, iron deficiency anemia is the nutritional deficiency anemia. Protein deficiency anemia is nutritional deficiency anemia. Folic acid deficiency anemia is nutritional deficiency anemia. And vitamin B12 and cyanocobalamin deficiency anemia is nutritional deficiency anemia. क्लियर बात समझ में आई? तो वो बचे कितने, पहले को हटा दो और लास्ट वाले को हटा दो, बाकी सब बचे क्या, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया। क्योंकि आरबीसी के बनाने के लिए उन फैक्टर की जरूरत थी, अगर उन फैक्टर की कमी हो जाएगी, उनकी डिफिशियंसी हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, क्लाइंट को क्या हो जाएगा, एनीमिया। क्योंकि आरबीसी को बनाने में उनका रोल है, उन्हीं के द्वारा आरबीसी बनती है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, उसमें क्या होगा, एनीमिया। तो जगह देखिएगा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर मैंने यहाँ पर बात करूंगा किन किन के बारे में, वो देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करें तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। किसके बारे में, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। फुल फॉर्म आप लिख लेना, मैंने लिखा डीएफ, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। जरा ध्यान दीजिएगा, आयरन, आयरन, अब यहाँ चीज को ध्यान से फोकस रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा चूके आपकी क्वेश्चन गलत। अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने बात की आयरन, आयरन का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कलर में, और दूसरा आयरन का रोल होता है किसमें, साइज में। लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन है साइज में। मैंने कहा है आयरन कम तो कलर कम, ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आयरन कम तो साइज ज्यादा, हाँ तुम कहोगे वही होगा, है ना, ज्यादा। ये विटामिन B9 है क्या, ये विटामिन B12 है, नहीं है ना, ये आयरन है, आयरन है। मेरे अंदर आयरन भरा हुआ है, उसको निकाल दोगे तो मेरी साइज बढ़ेगी कि घटेगी, कम हो जाएगी ना। मैंने फिर कहा था वही बात को, मेरे अंदर आयरन भरा हुआ है, मेरे अंदर से आयरन हटा दोगे तो मेरी साइज बढ़ जाएगी, आयरन हटाने के बाद में भी, अरे कमी होगी ना। तो इसका मतलब आरबीसी में भी अगर आयरन कम रहेगा तो साइज क्या रहेगी, साइज क्या रहेगी, कम। तो इसका मतलब यहाँ पर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जरा देखिएगा, अब आप बोलेंगे वही मैं लिखूंगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज, पहले साइज को ले लेते हैं, क्या, माइक्रोसाइटिक। क्या होता है, माइक्रो, तो मैं यहां लिख देता हूं, चलिएगा, ये माइक्रोसाइटिक। दूसरा क्या है, हाइपोक्रोमिक। क्या है, हाइपोक्रोमिक। जरा यहां पर देखो, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, सेकेंड नंबर, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोम। तो बी लिख दूं यहां, चलिए ये लिख दिया मैंने, क्या, बी, ओके। तो अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज द माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्लियर बात समझ में आई यहां तक, चलिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट, अगर जिसको समझ में नहीं आया वो घर जाके लिख लेना, उसके नीचे यहाँ पर स्पेस छोड़ना, और स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ डिटेल लिख लेना, नहीं तो 5 दिन बाद फिर सिर घूमे तो मुझसे मत बोलना, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा आयरन के साथ एक और चीज थी, कौन सी, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, क्या पढ़ा रहा हूं मैं अब, प्रोटीन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया, जरा देखो प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया को भी जरा देख लेते हैं। प्रोटीन, अगर हम बात करें तो प्रोटीन का मेजर रोल था किसमें, कलर में। किसमें था, कलर में। तो प्रोटीन कम तो कलर क्या हो जाएगा। अब प्रोटीन का दूसरा रोल किसमें था, साइज में भी था। तो प्रोटीन कम तो साइज क्या हो जाएगी, साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब
जरा देखिएगा किस तरह का एनीमिया होगा, किसमें, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया में। जरा देखते हैं इसको क्या लिखा था, ये क्या है, माइक्रोसाइटिक, ये क्या है, माइक्रोसाइटिक, और ये क्या है, हाइपोक्रोमिक। तो इसमें भी क्या आएगा, राइट आंसर इज, राइट आंसर क्या आएगा, बी। तो यानी कि यहां पर भी क्या होगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया कैसा एनीमिया होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। यानी कि ऑप्शन आपको जो मिलेंगे उनमें से ये टिक करना होगा। जरा अब आगे देखते हैं किसके बारे में बात करेंगे, अब फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में। तो जरा देखिएगा नेक्स्ट, इसमें दिक्कत तो नहीं है ना प्रोटीन वाले में, चलिएगा। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, कि फोलिक एसिड, अगर हम बात करें तो डिफिशियंसी एनीमिया, क्या हो रहा है, फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया जब होगा क्लाइंट को, तो फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया जब होगा तो जरा देखिएगा फोलिक एसिड, इसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रेगनेंसी के बारे में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे प्रेगनेंसी में आयरन जो होता है, उस आयरन के साथ हमेशा किसकी गोली दी जाती है, फोलिक एसिड। किसकी गोली दी जाती है, फोलिक एसिड। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन के साथ किसकी टैबलेट चलती है, फोलिक एसिड की टैबलेट चलती है, ठीक है। अब जरा इसको मैंने क्लियर कर दिया, बस इतना ही बताया मैंने आपको, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बताइए किस टाइप का एनीमिया होगा। चलो देखो क्या होता है, क्या होता है, ये तो है आरबीसी, ये क्या है, आरबीसी, साइज कितनी है, 8 माइक्रोन। ये क्या हो जाती है, किस में बदल जाती है, छोटी हो जाती है, और किस में बदल जाती है, 7.2 माइक्रोन में। अब बात करें स्पेशल फैक्टर किसके बारे में, विटामिन B9 की प्रेजेंस में। अब इसकी कमी हो जाएगी तो इसका मतलब ये इसमें, ये इसमें, तो साइज क्या होगी, मैक्रोसाइटिक आरबीसी। क्या कलर पर भी कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड है तो इसका मतलब आयरन के साथ क्या, कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, मैक्रोसाइटिक। ये क्या है, ये क्या है, मैक्रोसाइटिक। तो ये तो हो गई क्या, मैक्रोसाइटिक, और कलर क्या रहेगा, तो क्या रहेगा, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, सही है। तो क्या हो जाएगा, मैक्रोसाइटिक, गलत है ये क्या, आयरन कहाँ था, फोलिक एसिड है। मैंने तो ये कहा था कि आयरन के साथ फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है, अभी तो मैं फोलिक एसिड एनीमिया पढ़ा रहा हूँ, फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया। देखिएगा यहां पर जो एनीमिया होगा वो होगा मैक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक। क्यों होगा, क्योंकि आयरन जो होता है, आपने कहा फोलिक एसिड कम है, लेकिन फोलिक एसिड जो होता है वो किसका एब्जॉर्प्शन करवाता है, आयरन का, इसीलिए दोनों टेबलेट साथ चलती है, इसीलिए दोनों टेबलेट भी क्या चलती है, क्योंकि ये जो फोलिक एसिड की टेबलेट है ये किसका एब्जॉर्प्शन करवाएगी, फोलिक एसिड की टेबलेट किसका एब्जॉर्प्शन करवाएगी, अगर इसकी कमी होगी तो आयरन का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो कलर क्या हो जाएगा, लाइट, और लाइट कलर की आरबीसी को क्या कहोगे, हाइपोक्रोमिक आरबीसी। तो साइज क्या हुई, अरे साइज पूछ रहा हूं, दिमाग को कॉन्शियस रखिए मालिक, है ना, मैं पहले बता देता हूं। साइज क्या होगी, साइज क्या होगी, मैक्रो, और कलर क्या होगा, हाइपोक्रोमिक, कलर क्या होगा। तो इसका मतलब फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर मैंने कहा है विटामिन B9 की कमी हो गई, विटामिन B9 की कमी होते ही रेटिकुलोसाइट किसमें नहीं बदल पाई, मैच्योर आरबीसी में। रेटिकुलोसाइट की साइज क्या होती है, 8 माइक्रोन, 8 माइक्रोन को क्या कहोगे, मैक्रोसाइटिक। फोलिक एसिड किसका एब्जॉर्प्शन करवाता है, फोलिक एसिड कम तो आयरन कम, आयरन कम तो कलर कम, कलर कम तो हाइपोक्रोमिक आरबीसी, हाइपोक्रोमिक आरबीसी। समझ में आई कि नहीं आई बात, चलिएगा। तो इसका मतलब फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया जो होगा वह अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज सी। अच्छा सी था ना, चला देख लेते हैं एक बार,
क्योंकि आप गलती कराने में देर नहीं करते हैं। हाँ, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, एग्जैक्ट राइट। आपको चार्ट बहुत, दिमाग बहुत तेज है आप लोगों का, एक बात तो माननी पड़ेगी। ये लीजिए, अगर हम बात करें तो बस आपको यहाँ ध्यान देना है बोर्ड पे। फिर मैं कह रहा हूँ, सिलेक्शंस लेने के लिए नोट्स को पढ़ना जरूरी नहीं होता है। सिलेक्शन लेने के लिए नोट्स पढ़ने के साथ क्लास में जो जितने ज़्यादा क्या होता है, वहाँ क्वेश्चन जो सोल्व होंगे ना, वो नोट्स को पढ़ने के साथ साथ जिसने यहाँ जितना ध्यान दिया होगा वो उतने ही बेटर तरीके से वहाँ क्वेश्चन को क्या कर पाएगा, टिक कर पाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ये रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? आप सोचे कि हम कोई बुक पढ़ ले फिर उसमें से नहीं, क्वेश्चन जिसकी थ्योरी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो पर्सन उतना ही पावरफुल होगा। समझ रहे हैं ना बात को? क्योंकि कभी कभी एग्जामों में रिपीट क्वेश्चन क्या आते हैं, कम आते। नए क्वेश्चन बनेंगे तो क्या बनेंगे, थ्योरी में से बनेंगे। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी पेपर में कोई भी आपको जो है वो मार्क नहीं दे सकता। इसीलिए हम थ्योरी क्यों पढ़ते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन ही सोल्व करा देता ब्लड के, 200 क्वेश्चन है सोल्व करा देता, 300 क्वेश्चन है सोल्व करा देता मैं ब्लड के, काम ही कंप्लीट हो जाता। इतनी मेहनत ही क्यों कर रहे हैं? लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। चाहे 1000 क्वेश्चन सोल्व कर लो, बिना थ्योरी पढ़े आप ब्लड के 1000 क्वेश्चन सोल्व कर लो, लेकिन फिर भी आप तब भी जीरो थे और आप भी जीरो ही रहेंगे जब एग्जाम होगा तब। आपने तो खुश हो गए कि मैंने 1000 कर लिए, 2000 कर लिए, लेकिन अगर आपकी थ्योरी नहीं पढ़ी आपने ब्लड की और बिना थ्योरी पढ़े ही ब्लड के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो चाहे आप 2000 क्वेश्चन सोल्व कर लो ब्लड के, लेकिन एग्जाम में जाओगे तो फिर भी आप जीरो ही हैं। क्योंकि वहां पर जैसे क्वेश्चन आया आप वह बस जीरो हो जाएंगे। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन फिर भी आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, राइट करके आएंगे, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी है ना कि ऑब्जेक्टिव। इसीलिए हम दोनों प्रैक्टिस करना है, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, थ्योरी प्लस। थ्योरी पढ़ने के बाद जो कैंडिडेट जितने से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेगा, जितने ज्यादा टाइम अपने किसको देगा, क्वेश्चन को देगा, वो उतना ही ज्यादा सक्सेस होगा। ये भी फैक्ट है इसमें कि थ्योरी पढ़ने के बाद जो कैंडिडेट जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेगा उसको बेनिफिट उतना ही ज्यादा भी मिलेगा। तो देखिएगा यहां पर ये तो हो गया क्या, फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया। इसको मैं बता देता हूं कि अगर हम बात करें तो यहां पर क्या था, फोलिक एसिड क्या था, कम, तो साइज क्या हो गई, इंक्रीज। ये तो सभी को पता है। और ये फोलिक एसिड एब्जॉर्ब करवाता है किसको, एब्जॉर्ब करवाता है किसको, आयरन को। तो इसका मतलब इसकी कमी तो आयरन की कमी, आयरन की कमी तो कलर क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, चलो इसको मैं इस तरह से मैंने लिख दिया ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, इसी हिसाब से हमने इसको बना दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट एनीमिया कौन सा होगा। अब बताइएगा, साइज बड़ी होना, साइज बड़ी होना, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है क्या, मैगलोब्लास्टिक है। क्या यूज किया जाता है, मैगलोब्लास्टिक। तो इसीलिए इसी एनीमिया का दूसरा नाम क्या है, इसी एनीमिया का दूसरा नाम क्या है, अगर हम बात करें तो क्या, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया। मैगलोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ मैगलोब्लास्टिक एनीमिया अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज विच टाइप ऑफ एनीमिया, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। समझ में आ गई? साइज का बड़ा होना मैगलो, साइज का बड़ा होना मैगलो, एक्रोमेगेली, मैगेली मतलब मैगलो मतलब बड़ा। फिर उसके बाद आती है किसकी डिफिशियंसी, अगर हम बात करें तो किसकी, अगर हम बात करें तो किसकी डिफिशियंसी, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया। लेकिन उसको एक नाम दिया जाता है, उसको विटामिन B12 डिफिशियंसी नहीं कहते हैं, उसको डायरेक्टली कहा जाएगा, कह सकते हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसको कहेंगे क्या, पर्नीसियस एनीमिया। क्या कहेंगे, पर्नीसियस एनीमिया। हालांकि मैं यहाँ इसी की जगह यहाँ क्या लिख सकता, पर्नीसियस एनीमिया। पर्नीसियस एनीमिया जो होता है वो किसकी डिफिशियंसी से होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। अब विटामिन B12 है तो साइज क्या होगी, अगर साइज विटामिन B12 की अगर कमी हो गई तो साइज क्या रहेगी, साइज क्या रहेगी, बड़ी, साइज क्या रहेगी, बड़ी। विटामिन B12 का क्या कोई आयरन के साथ, कोई प्रोटीन के साथ कोई कनेक्शन है, नहीं, कोई कनेक्शन है नहीं है। विटामिन B12 का आयरन को एब्जॉर्ब करवाने में, प्रोटीन को एब्जॉर्ब करवाने में, प्रोटीन के सिंथेसिस में इस तरह से कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब कलर क्या हो जाएगा, कलर क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो ये कैसा एनीमिया हो गया बताओ, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। और ये कौन सा है, डी है क्या, चलिए देखते हैं, लेते हैं। मैक्रोसाइटिक
नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया इज डी। तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, पर्निशियस एनीमिया इज, अगर हम बात करें तो क्या, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा, डी। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर इसका मैं एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, जरा ध्यान दीजिएगा सभी। अगर हम बात करें तो विटामिन B12 की क्या हो गई, डिफिशियंसी, तो साइज क्या हो गई, बड़ी हुई रह गई, यानी कि क्या रह गई, 8 माइक्रोन के आसपास रह गई, तो साइज क्या है, ज़्यादा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यानी कि साइज जो होती है वो क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आयरन क्या रहेगा, नॉर्मल। तो आयरन क्या रहेगा, नॉर्मल, या फिर प्रोटीन क्या रहेगी, नॉर्मल, तो साइज क्या रहेगी, नॉर्मल। तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर हम बात करें तो नॉर्मल कलर, नॉर्मल कलर। तो आप इसको बना लीजिए अब, नॉर्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक आरबीसी। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक, यस। लेकिन एक क्वेश्चन सुनिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज तो इसमें भी बड़ी है, लेकिन इसको तो मैंने मैगेलो नहीं बोला, इसको तो मैंने मैगेलो नहीं बोला। मैगेलो किसको बोला, फोलिक एसिड। हाँ, मान लीजिए कि एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये आ जाए कि अगर हम बात करें तो क्या मैगेलो आया हुआ है, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, अगर हम बात करें तो ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑप्शन ए विटामिन B9, ऑप्शन बी विटामिन B12, तो राइट, और ऑप्शन सी दिया आयरन, और ऑप्शन डी दिया क्या, प्रोटीन। बताइए राइट आंसर क्या जाएगा, विटामिन B9। लेकिन अगले ही एग्जाम में उसने ये क्वेश्चन वापस दिया और इसमें से विटामिन B9 हटा दिया और यहाँ पर दे दिया क्या, जैसे आयरन है, प्रोटीन है, विटामिन B12 है, या फिर और भी कोई भी एक कंटेंट उसने दे दिया। विटामिन B12 हो गया, आयरन हो गया, प्रोटीन हो गया, और अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक फैक्टर दे दिया। क्या दे दिया, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो विटामिन इंट्रिंसिक फैक्टर से कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या दे दिया उसने, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, आयरन, इरिथ्रोपोइटिन दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया, इरिथ्रोपोइटिन। अब बताइए राइट आंसर क्या जाएगा, मैगेलो। अब क्वेश्चन वही है कि मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, का तो साइज से कोई कनेक्शन है ही नहीं। अगर आयरन की कमी होगी तो साइज जो होती है वो क्या होगी, माइक्रोसाइटिक होगी मालिक। फिर वही बात, वही गलती आप बार बार क्यों कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं डिफिशियंसी, आयरन कम तो साइज कम, और ये तो मैगेलो का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो इसका मतलब अगर प्रोटीन कम तो साइज कम, तो कैसी होगी, माइक्रोसाइटिक। विटामिन B12 अगर ये क्या है, 8 माइक्रोन, इसमें से ये किस में बदलेगी, अगर यहां पर किसकी प्रेजेंस में, विटामिन B12, विटामिन B9 की बात नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं, दोनों की प्रेजेंस में होता है ऐसा। अब अगर इसकी कमी हो जाएगी तो 8 माइक्रोन की 8 माइक्रोन ज्यादा बड़ी को क्या कहते हो, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। अरे दोनों से होता तो मैगेलोब्लास्टिक है, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस ज्यादा राइट आंसर किसको माना गया है, विटामिन B9 को। विटामिन B9 एंड विटामिन B12 cause the megaloblastic anemia, but according to priority basis राइट आंसर क्या जाएगा, विटामिन B9। अगर विटामिन B9 ऑप्शन में ना मिला तो विटामिन B12। मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया कोज करना मतलब आरबीसी की साइज को बड़ी रखने के लिए दो ही फैक्टर काम करते हैं। आरबीसी की साइज को बड़ा रखने के लिए, बड़े साइज की आरबीसी को रखने के लिए दो ही फैक्टर काम करते हैं। कौन कौन, विटामिन B9 एंड विटामिन D। ये बढ़िया नहीं है, बड़ी साइज होना, समझ गए ना बात को, इस बात को याद रखेगा। आरबीसी की साइज का बड़ा होना मतलब दिक्कत वाली बात है। लोग क्या समझते हैं, साइज बड़ी तो बहुत अच्छी काम है। आरबीसी की साइज का बड़ा होना मतलब दिक्कत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, दो फैक्टर की कमी की वजह से, विटामिन B9 एंड विटामिन B। साइज बड़ा होना कौन सा एनीमिया, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। अगर मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया के लिए पूछा जाए कि कौन जिम्मेदार है, विटामिन B9 या विटामिन B12, तो आप कहेंगे विटामिन B9। अगर विटामिन B9 ऑप्शन में ही नहीं है तो राइट आंसर क्या जाएगा फिर,
विटामिन बी 12। ये क्लियर समझ में आई कि नहीं है? हाँ हाँ हाँ, है ना, मैकेलोप्लास्टिक है, लेकिन साइज के लिए दोनों ही फैक्टर काम करते हैं, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इफेक्टिव फैक्टर कौन है? फॉलिक एसिड। दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही साइज को कम करने के लिए जिम्मेदार हैं, दोनों ही साइज को कम करने के लिए जिम्मेदार है। वर्ड सुनिएगा, दोनों ही साइज को कम करने के लिए जिम्मेदार है। जब दोनों की डिफिशियंसी होगी तो साइज बड़ी रहेगी। साइज क्या रहेगी? बड़ी। लेकिन उनमें से भी बड़ी साइज रखने के लिए किसकी डिफिशियंसी ज्यादा जिम्मेदार है? फोलिक एसिड की कंपेयर टू विटामिन बी 12, यानी कि साइलोकोबान मिलके। समझ गए बात को? तो ये इस तरह से हमने क्या पढ़ा? एनीमिया का क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशंस। क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन। और भी बहुत क्वेश्चन है इसमें, अभी हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही बात की है। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो देखिएगा हम यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। कहां से लिखेंगे? स्टार्ट करेंगे एनीमिया। इससे पहले वाला पेज था ना? चलिएगा, फैक्टर नेसेसरी फॉर इरेथ्रोपोइसिस। चलिएगा लिखिएगा, यहां से स्टार्ट करिएगा। ये हमारा पूरा क्या रहेगा? क्लासिफिकेशंस रहेगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? वहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। एक तरफ मॉर्फोलॉजिकल है और एक तरफ क्या है? पूरे पेज पर बनेगा। एक तरफ क्या है? मॉर्फोलॉजिकल। एक तरफ क्या बनाएंगे? ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजिकल के लिए आपको क्या स्पेस छोड़ना है, और मॉर्फोलॉजिकल के लिए आप तो एक सीधी लाइन पर भी चलेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। मैक्सिमम पेज आपको किसके लिए छोड़ेंगे? ईटियोलॉजिकल के लिए। फिर ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी देख लीजिएगा कितना स्पेस चाहिए आपको। आपको इधर ये सारी चीजें वापस क्या होगी? लिखनी होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको क्या करनी होगी? वो लिखनी होगी। तो ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। चलिएगा, ये यहाँ पर रहेगा, तो हम लिख लें वहाँ पर वापस शुरू से। चलिएगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। चलिए लिखिएगा, मैं साइज बड़ी कर देता हूँ अभी, ये रहेगा। हाँ हाँ, साइज बड़ी कर रहा हूँ।